अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में मैं जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट जो बहुत मशहूर मारूफ चल रहे हैं, मलिक टाउन रेजिडेंसी और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, इन दोनों के मुतालिक मैं अपना एनालिसिस पेश करूंगा कि क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ है और रेजिडेंशियल वाइज कैसा है। तो इसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों में आपसे तज़किरा बिल्कुल ओपनली मैं आपसे करना चाहूँगा, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं जीएफएस के प्रोजेक्ट्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ज़रा अच्छाइयाँ बता देता हूँ जीएफएस बिल्डर्स के मुतालिक। सबसे पहली तो बात यह है कि जीएफएस बिल्डर्स ने बहरहाल कराची में एक ट्रेंड रहा है। अगर आप बड़े बड़े बिल्डर्स को देखें कि साइमा बिल्डर्स की मिसाल ले लें तो ये बहुत अपने पोजीशंस में डिले कर देते हैं। बहरहाल साइमा विलास सुपर हाईवेज़ की बड़ी मिसाल है, या साइमा लग्जरी होम्स अपने टाइम से ये 3-4 साल बहुत आराम से आगे निकल जाते हैं। बहुत बिल्डर्स हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं मिसाल से एक साइमा की दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत पुराने बिल्डर्स ऐसे हैं जैसे पीर अहमद ज़मान टाउन है, पीर गुल हसन टाउन है, इवन सादी गार्डन है। ये 25-25 साल अब जाकर इनका टाइम आ रहा है आबाद होने में। या करीम टाउन है, वो तो अभी तक पोजीशन भी नहीं दे रहा 25-26 साल से या 30 साल से। तो बहरहाल इस मामले में जीएफएस वालों की जो रेपुटेशन है पोजीशन के मामले में काफ़ी अच्छी है। पोजीशन काफ़ी हद तक टाइम पे देते हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और फेजेस में। हाँ, कहीं पे इनके प्रॉब्लम्स आते हैं, पोजीशन पे इनके डिले भी हो जाते हैं या डेवलपमेंट वर्क भी नहीं हो पाता, लेकिन बहरहाल एक अच्छी रेपुटेशन इनकी ये इस वजह से भी है कि ये टाइम पे काफ़ी हद तक जगहों पे पोजीशन और डेवलपमेंट वर्क कर देते हैं। दूसरी बात जो है कि इन्होंने ख़ास तौर पे जब नॉर्थ टाउन या मली टाउन का फ़ेज़ 1 लॉन्च किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 की। नॉर्थ टाउन में या मली टाउन में फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 जब उन्होंने लॉन्च किया तो उनके पास एनओसीज़ थी। नॉर्थ टाउन की तो खैर बहरहाल इनके पास एनओसी है फ़ेज़ 1 की। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन वगैरह किए हैं या पोल्ट्री फार्म की ज़मीन है, वो एक अलग डिस्कशन है। जब मैं नेगेटिव पॉइंट्स में बात कर रहा हूँ तो मैं इस पर फिर ज़रूर आऊँगा। इसी तरह मली टाउन के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के इनके पास एनओसी, एमडी अप्रूवल वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो बहरहाल इनके जो फ़ेज़ 1 एमडी एक फ़ेज़ 1 जो मली टाउन का है वो बिल्कुल आपके पास अप्रूवल्स और एनओसीज़ हैं, तो लोगों का ट्रस्ट लेवल और बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होते हैं जिनके पास एनओसीज़ वगैरह बहुत पहले फ़ेज़ की नहीं आती है, बिल्कुल इनिशियल प्रोजेक्ट की भी नहीं आती, या सर्वेलेंट ज़मीनों पे काम नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल इसमें शुरू के जो प्रोजेक्ट्स में या शुरू के जो फेजेज़ में मली टाउन या नॉर्थ टाउन के इनके पास सर्वेज़ वगैरह या एनओसी की ज़मीन होती है। इन्वेस्टमेंट का जो एक रिज़ल्ट या इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी जिन्होंने इन्वेस्ट आउट किया उनके लिए कैसा फ्रूटफुल है या नहीं है, और रेजिडेंशियल वाइज कैसा है। तो मली टाउन जो फ़ेज़ 1 जब उन्होंने लॉन्च किया था तो उस वक्त बहुत ही सस्ते रेट्स में लॉन्च किया था। 12 लाख रुपए गस्ती गज लॉन्च किया था। लोगों ने उस वक्त कमाया भी है, नो डाउट। उस वक्त इनिशियली 6-8 महीने साल के एक टाइम ड्यूरेशन में लोगों ने कमाया भी अच्छा खासा और निकले भी हैं कमा के। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पर आता हूँ कि उन्होंने इसकी डेवलपमेंट और यूटिलिटी के लिए भी काफ़ी एक्टिवली काम किया है कि इलेक्ट्रिक वगैरह ये लोग लेकर आए हैं। बहरहाल ये इनका जो भी पॉजिटिव पॉइंट है इसको हम डिनाई आउट नहीं कर सकते। लीज़ भी दे रहे हैं नॉर्थ टाउन फ़ेज़ 1 में। बहरहाल ऐसे अभी तक मैं बिल्डर्स को जानता हूँ जो कि 10-10 साल से बिल्डर ट्रांसफ़र पे ही चल रहे हैं, वो लीज़ ही नहीं देते क्योंकि वो फिर कमाएंगे कैसे। अब ये सब बातें मैंने करने के बाद अब जो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं, सबसे पहले तो ये है जो चार्म होता है कि 2 लाख की डाउन पेमेंट से कोई भी बिल्डर की मैं बात करूँ, उसमें जीएफएस वाले भी शामिल हैं। बट मैं सिंगल हैंडेडली इनको नहीं ज़िम्मेदार कहूँगा, बल्कि और भी बहुत सारे बिल्डर्स के साथ यही मामला होता है। वो 2 लाख रुपए का आपको लालच देते हैं, या 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कि भाई हम इंस्टॉलमेंट का आगाज़ कर दें। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास भी कोशिश कर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए अरेंज कर लेता है और अपनी इंस्टॉलमेंट का आगाज़ कर लेता है। अब जब प्रॉब्लम जब आती है कि वो 6 महीने या 8 महीने या 1.5-2 साल बाद जब वो फैसला करता है कि यार चलो अब मैं बेच देता हूँ, अब ज़रा मुझे कुछ कैश की ज़रूरत है, और उसने कोई 5-8 लाख रुपए जमा करा दिए हैं 1.5-2 साल में। अब जब वो बेचने जा रहा है तो ख़ास तौर पे जीएफएस बिल्डर्स का प्रॉब्लम मैंने बड़ा एक नोट किया है कि वो बहुत ही हैवी किस्म की ट्रांसफ़र फ़ी लगाते हैं। उसका माइंडसेट मैं आपको बता देता हूँ कि वजह क्या है। अगर हैवी ट्रांसफ़र फ़ी लगाने का सबसे बड़ी वजह जो ये है कि अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनके जो आगे के एक्सटेंशंस या फेजेस लॉन्च कर रहे हैं वो बिकेंगे कैसे। ज़ाहिर सी बात है, अगर यहीं पर ही ज़्यादा सेल परचेज शुरू हो जाएगी या उसके जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो अगर 50,000 रुपये या 30,000 रुपये लेंगे ये लोग, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो लोग ज़्यादातर इसकी एंड यूज़र की अप्रिसिएशन हो जाएगी वैल्यू की, बिल्डर को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बिल्डर चाह रहे हैं उससे मैक्सिमम यूज़ ले, मैक्सिमम जूस निकाले एंड यूज़र से बहरहाल। तो इसकी वजह से जीएफएस के सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि जब वो बेचने का फ़ैसला करता है तो उस वक्त तक तो उसको पता चल रहा होता है यार मैंने अभी
5 लाख रुपए भर दिए प्लॉट में और मुझे 3 लाख रुपए का ओन मिल रहा है। लेकिन जब वो बेचने जाता है तो पता चलता है कि 4 लाख रुपए का तो ट्रांसफ़र फ़ी है, या 4.5 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए। तो जो ओन मनी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको ऊपर मिलने का चांस होता है, वो सारा ज़ीरो हो जाता है। वो रेट टू रेट पे भी बड़ी मुश्किल से, या थोड़े बहुत ऊपर पैसे में बड़ी मुश्किल से वो अपना प्लॉट सेल कर पाता है। मतलब 50,000 ओन पे या लाख रुपए ओन पे वो सेल कर पाता है, या रेट टू रेट सेल कर पाता है। तो उसे 2-2.5 साल जो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, मिसाल के तौर पर उसने 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए लगाए, वो ऑलमोस्ट जो जिस तरह का वो एक ख्वाब सजा कर बैठा था कि मैं 8 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे 13 लाख रुपए मिल जाएंगे या 12 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो बड़ी मुश्किल से 8 8.5 लाख रुपए या बहुत कुछ हो गया तो 8.25 लाख रुपए निकाल लेते हैं। तो या बहुत से लोग तो रेट टू रेट ही निकालते हैं। तो वो बहुत बड़ा इनके लिए ना एक हिट लिस्ट पे एक मतलब उनको बहुत बड़ा डैमेज पड़ता है इस चक्कर में। बहुत मेजर अपने जो प्रॉफिट से वो महरूम रह जाते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा हैवी ट्रांसफ़र होगा, ज़ाहिर सी बात है ख़रीदार तो कहेगा भाई मैं इतनी हैवी ट्रांसफ़र फ़ी क्यों भरूँगा, और ज़ाहिर सी बात उस वजह से फिर ओन वैल्यू गिर जाती है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा ये है अचानक से जो बड़े बड़े एकदम से यूटिलिटी चार्जेस हिट आउट करते हैं, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा उनकी जो अगर हम आपको कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट के जो इनके जो शेड्यूल है बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। अब कोई शख्स 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहा है और के इलेक्ट्रिक की अगर मिसाल दे रहा हूँ 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए या कोई भी एक अमाउंट है वो आती है, तो वो इंस्टॉलमेंट में अगर उसको ऐड ऑन करते हैं तो वो तकरीबन 40-45-50,000 रुपये आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या फ़ैसला करते हैं कि भाई इतनी हैवी इंस्टॉलमेंट तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चलो हम बेच देते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों को एक लालच ये भी आता है कि जब वो देखते हैं 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए में डाउन पेमेंट में प्लॉट स्टार्ट हो रहा है, तो वो 1 की या 2 की जगह वो 5, 6, 8 प्लॉट्स की डाउन पेमेंट कर देते हैं कि चलो अभी हमारे पास 15 लाख रुपए तो 7 प्लॉट की डाउन पेमेंट 14 लाख रुपए कर दो। तो यहाँ पे आपको वो बहुत बुरी तरह क्लैप्स कर जाते हैं जब के इलेक्ट्रिक के या यूटिलिटी के चार्जेस 2.5-3-4 लाख रुपए मांगे जाते हैं। तो उस वक्त जब वो 25,000 या 22,000 की इंस्टॉलमेंट अचानक से 45, 48, 50,000 पे हिट करती जाके फॉर लाइक साल भर के लिए या 1.5 साल के लिए, तो वो फिर उनको बहुत दम से वो पैनिक कर जाते हैं। फिर कहते हैं यार चलो हमने 7 लिए हैं, अब चलो 4 बेच दें या 3 बेच दें। फिर वो जब मार्केट में आते हैं तो मार्केट में फिर वो औने पौने दामों को उनको बेचने पड़ने की मामला हो जाते हैं। बिल्डर उनको सस्ते ऑफ़र कर रहा होता है ख़ुद भी, या ब्रोकर्स वगैरह उनको औने पौने दाम ऑफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, एंड यूज़र घबरा रहा होता है कि इतनी बड़ी ट्रांसफ़र फ़ी कौन लेगा। इसी वजह से ब्रोकर्स भी इनको औने पौने दाम ऑफ़र करते हैं, कम ऑफ़र्स करते हैं, या इस वजह से उनको बड़े परेशानी की सूरत हाल में आ जाते हैं, क्योंकि उनको बहरहाल यूटिलिटी चार्जेस तो भरने नहीं। तो वो कहते हैं कि चलो 3 या 4 प्लॉट बेच के बाकी के 3 प्लॉट या 4 प्लॉट बचा लेते हैं। इस सूरत हाल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो बहरहाल ये कि अगर आपकी कैपेसिटी, मिसाल दे रहा हूँ किसी शख्स की कैपेसिटी कि भाई वो 5 प्लॉट ले सकता है, तो वो 2 प्लॉट में जाए, क्योंकि जब यूटिलिटी चार्जेस अगर हिट करेंगे उस वक्त फिर वो इंस्टॉलमेंट निकालना वो बड़ा टफ़ टास्क हो जाता है। तो बेहतर ये है कि उस वक्त यूटिलिटी चार्जेस निकालने के लिए आपके पास बहुत अच्छा स्पेस और कुशन और कैश होना चाहिए, ताकि आप उसका निकाल के आगे मूव कर सकें। अच्छा, इन प्रोजेक्ट्स में जो प्राइवेट बिल्डर्स के होते हैं, ज़्यादातर मैंने यही देखा है, हो सकता है अगर आप इस बात से मेरी एग्री नहीं करते तो यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बता सकते हैं कि ज़्यादातर बिल्डर्स, सभी बिल्डर्स यही हैं, उनकी अप्रोच होती है कि एंड यूज़र बहुत ही लिमिटेड या ना ही कमा सके, या थोड़ा बहुत लॉस में ही हो तो हो, या लॉस में ही चला जाए। तो इनकी अप्रोच यही है, बहरहाल वो ये नहीं चाहते कि एंड यूज़र भी उस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट करके वो कमा सके। बहरहाल इनिशियली तो वो लगता है कि कमा रहे हैं, लेकिन जब टाइम गुजरता रहता है, जितनी वो हैवी फाइल करते जाते हैं, उतना ओन मनी वैसे ही कम हो जाता है। ये मार्केट का वैसे ही एक ट्रेंड और रूल है कि जितना अगर आपने 24 लाख रुपए या 25 लाख रुपए की फ़ाइल है, आपने अगर 22-23 लाख रुपए भर दिए, तो उसका जो इतनी हैवी फाइल का बायर है, वो कोई फिर इतना आराम से मिलता नहीं है, क्योंकि वो फिर रेजिडेंस वाइज ही वो अप्रोच रखेगा कि यार मैं यहाँ पे घर बना कर रहूँ, वॉटेवर जो भी रीज़न सोचेगा वो करेगा। तो एंड यूज़र तो बहरहाल वो चाहता है कि यार उसको ऑप्शन बिल्डर की तरफ से मिल होता है कि भैया आप 2 लाख रुपये दें, इंस्टॉलमेंट आगाज़ कर लें। तो कौन अक्लमंद है जो 22 लाख रुपये दे के वो पूरा प्लॉट परचेज़ करेगा और वो भी ओन मनी भी देगा। वो उसके सामने इतना आसान ऑप्शन है कि अगर उसके पास 22 लाख रुपए हैं तो वो ईज़िली 5 प्लॉट की डाउन पेमेंट स्टार्ट करेगा 10 लाख रुपए में, बाकी 12 लाख रुपए वो होल्ड करके उसको यूटिलिटी चार्जेस में और दीगर इंस्टॉलमेंट्स में वो यूज़ आराम से कर लेगा। तो हमेशा अगर आपने डिसाइड कर ली है प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट आउट करने का, तो या तो आप बहुत जल्दी
मेरा ये ख़्याल ये है कि या तो आप बहुत जल्दी इन्वेस्ट करके 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में फ़ौरन आप बाहर आ जाएँ और अपने नाम पे नहीं करें, ओपन रखें। ओपन में फ़ायदा ये होता है कि आपको 2-3 महीने या 4 महीने बिल्डर की तरफ से मिल जाते हैं, फिर आप उसको किसी को दे सकते हैं, तो वो आपको फिर ट्रांसफ़र फ़ी फ़र्स्ट टाइम हिट नहीं करेगी। अगर उसी मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिन्होंने 3 लाख रुपए भरे हुए हैं और 4 लाख रुपए की ट्रांसफ़र फ़ी है, तो आप मुझे बताएँगे जिन्होंने जितने पैसे भरे हुए हैं उससे ज़्यादा तो वो अमाउंट की ट्रांसफ़र फ़ी भर रहे हैं। तो ये अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है। ख़ुद भी मैं इस मामले में बहुत 3-4 साल पहले मैं फंस चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस मामले से फिर निकला भी। लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि अक्लमंदी का तकाज़ा यही है, या अगर आप ले भी रहे हैं जीएफएस बिल्डर्स में या किसी भी बिल्डर्स प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि अपने नाम पे पहले फ़ाइल नहीं करवाएँ। 3-4 महीने में अगर आपका बेचने का इरादा है तो ओपन ही फ़ाइल बेचें। जो फर्स्ट जो ख़रीदेगा फिर वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएगा, तो पोटेंशियली वो होगा कि अपना चाह रहा होगा रेजिडेंशियल वाइज, अगर उसका पर्सपेक्टिव है तो उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलेगा और फिर वो एंड तक उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करेगा। बहरहाल लेकिन इन्वेस्टमेंट वाइज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट होते हैं वो रेजिडेंशियल वाइज उनको एक लग्जरी प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट वाइज इतने अच्छे वो गेंस या इन्वेस्टमेंट वाइज इतने अच्छे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, ज़्यादा बड़ी गेंस या प्रॉफिट्स नहीं मिलते। ये फैक्ट है। तमाम प्राइवेट बिल्डर्स में आप चले जाएं, वो इतने ही पहले ही हैवी चार्ज कर लेते हैं, फिर वो इतने हैवी डेवलपमेंट यूटिलिटी चार्जेस, ट्रांसफ़र फ़ीस लगा देते हैं कि अच्छा खासा बंदा ना वो बिल्कुल पैनिक में, परेशानी में आ जाता है। वो बहरिया गेबी के बड़े मामला आते हैं, 35% इन्होंने चार्जेस लगा दिए थे, किस बहुत बड़ा झगड़ा, आपको सबको पता है कितने बड़े मसले मसाइल हुए थे। तो वो प्राइवेट बिल्डर नहीं देखता, वो यही करता है कि भाई उसको कमाना है। वो एंड यूज़र को ये नहीं सोचता कि एंड यूज़र भी कुछ थोड़ा बेनिफिट आउट ले ले। उनकी अप्रोच कभी भी ये नहीं होती। तो बहरिया हो, साइमा हो, जीएफएस वाले हों, वो हमेशा उनकी अप्रोच यही होगी। अच्छा, दूसरी जो मैं लास्ट बात कह रहा था कि हाँ, ज़मीन की लीगलिटी वाइज थोड़ा सा मैं आपको नेगेटिव पॉइंट अब बता देता हूँ। जो भी एक्सटेंशंस ये लोग लॉन्च करते हैं तो उसमें ज़रूर अभी चेक करिएगा कि इसकी एक्सटेंशन की इनके पास एनओसी है या नहीं है, एसबीसी की या सर्वे लैंड या मरूसी ज़मीन वो है या नहीं है। क्योंकि बड़े ज़्यादातर जो बिल्डर्स होते हैं वो यही करते हैं कि इनिशियली फ़ेज़ 1 लॉन्च किया, फ़ेज़ 2 लॉन्च किया, उसमें उनके पास प्रॉपर सर्वे लैंड ज़मीन एनओसी होती है। बाद में वो एक्सटेंशन जब वो करते हैं या उसको बढ़ाते हैं या नए फ़ेज़ लाते हैं, उसमें फिर यही प्रॉब्लम आती है कि ना वो सर्वे लैंड होती है ना वो एनओसी होती है। बस वो अपनी मार्केट में जिन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट कर लिए है उसी सिनेरियो फिर वो बेच रहे होते हैं और लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ ये देखो एनओसी। उनको पता ही नहीं होता कि वो तो फ़ेज़ 1 की एनओसी देख के फ़ेज़ 3 में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या फ़ेज़ 1 की एनओसी देखकर फ़ेज़ 1 की एक्सटेंशन में एनओसी कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन की एनओसी नहीं है, फ़ेज़ 1 की एनओसी है। तो बहरहाल ये चीज़ों पे आप ज़रूर अपनी ग्रिप रखा करें, अपनी कमांड रखा करें। इनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए कोई चीज़ छुपा रहे हो, याद रखिएगा एनओसी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखना या चेक करना या वेरीफाई कराना आपका हक है। तो अगर कोई बिल्डर इस तरह का नहीं कर रहा अप्रोच, तो आप उसको पुश करें कि नहीं भाई हमें आप दिखाएं चीज़ें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट एक बार आपने कर दी तो फिर निकालना और बेचना बड़ा एक टफ़ काम हो जाता है, ख़ास तौर पे प्राइवेट बिल्डर्स में। सो जीएफएस के मुतालिक भी मेरा आपसे यही कहना है कि आप मलिर टाउन या नॉर्थ टाउन में इन्वेस्ट आउट कर रहे हैं तो मुझे मलिर टाउन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो लोकेशन मुझे ज़्यादा समझ आती है मलिर टाउन की फ़ेज़ 1 की, फ़ेज़ 2 की, ऑल्दो रेट्स अच्छे खासे ऊपर चले गए, लेकिन नॉर्थ टाउन के मुकाबले मुझे थोड़ा सा एक क्लोज़ होता हूँ मैं मलिर टाउन से। और मलिर टाउन फ़ेज़ 1 में बहरहाल एसबीसी एनओसी वगैरह इनकी मौजूद है, सर्वे लैंड है। फ़ेज़ 2 की भी मुझे यही आते हैं। एक्सटेंशन को आप ज़रूर चेक करें कि इनके पास सर्वे लैंड ज़मीन वो एक्सटेंशन की है या एनओसी है या नहीं है। तो ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पे तमाम प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स को कवर आउट करती है, वो चाहे अपार्टमेंट्स हो या चाहे वो बेंगलोर का प्रोजेक्ट हो या प्लॉट्स का प्रोजेक्ट हो, वो सब को कवर करती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक करें और इसको माइंडसेट ज़रूर बना कर रखें कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में आप रेगुलरली इंस्टॉलमेंट्स, फिर इनकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट बीच में आती रहती है उसको आप कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि जहाँ आप ज़रा सा फाइनेंशियली स्टक हुए और आपने ज़रा सा माइंड बनाया बेचने का, वो फिर जितना बड़ा जो आपका ट्रांसफ़र फ़ी जब हिट करती है तो वो आपके सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से आपके डैमेज हो जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इन
प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।